हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ और कनेक्टिविटी ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले एक कनेक्शन इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बल्ब है और आपने एक सर्किट बना रखा है जिसमें आपने एक बैटरी लगाई हुई है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और एक बल्ब ग्लो करा रहे हो। अब आप सोचो, जैसे जैसे आप हायर पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगाते जाओगे वैसे वैसे बल्ब ज्यादा ग्लो करने लगेगी। ठीक, तो यहीं से उभर करके एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का सबसे पहले सर्किट देखते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और यहां पर आपने सेल लगाई हुई है, ठीक है। यहां से करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो कर रहा है और यहां पर मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वी को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करने लगेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें से ज्यादा करंट पास करने लगेगा। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाएगा। इसी लॉ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो अपन बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V के बढ़ने से I भी बढ़ जाता है। जैसे ही फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट लग जाता है। यहां पर हम कांस्टेंट लगा रहे हैं R। यहां पर R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। वो फ्लो ऑफ चार्जेस को वो डिवाइस रोकता है, फ्लो नहीं होने देता है इजिली, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ठीक, ये साइन भी बना सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही चलेगा, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है V इज इक्वल्स टू आर आई, या फिर आप इसको V इज इक्वल्स टू आई आर भी बोल सकते हैं, ये है ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज बोलता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बोलता है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाएगा। बस इसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको टेम्परेचर और बाकी जो भी मटेरियल जैसी चीजें हैं उनको कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करें, ठीक है दोस्तों, इस चीज को एक बार ग्राफिकली भी समझते हैं। मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस में करंट प्लॉट किया है और वाई एक्सिस में आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट किया है, ठीक। अब मान लीजिए यहां पर हम टैब्यूलर फॉर्मेट में लेते हैं। आपने पहले मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो मान लीजिए आपको 1 एम्पियर का करंट मिला, ठीक है। अब आपने क्या किया, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और आपको 2 एम्पियर करंट मिलने लगा। फिर आपने 30 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 3 एम्पियर करंट मिलने लगा। तो अब आपने क्या किया, इस पूरे डेटा को उठा करके इस ग्राफ पे प्लॉट किया। तो ये हो गया 10, 20, 30, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ये आ गया सेकेंड पॉइंट, ये आ गया थर्ड पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस देता है। जैसे कि अगर मैं V इज इक्वल्स टू आई आर ले लूं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आई। तो मान लीजिए ये वाला एक्सप्रेशन लेकर के बनाते हैं, तो अगर V को 20 ले लूं और I को 2 ले लूं तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो बेसिकली ये था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ग्राफ और ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि 1 ओम क्या होता है। अब जैसा कि हम लोग ओम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ की डेफिनेशन का यूज करते हुए हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि 1 ओम क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है, एक सेल लगी हुई है और यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे करंट चाहिए 1 एम्पियर, ठीक है। क्या चाहिए, करंट चाहिए 1 एम्पियर और उसके लिए जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो है 1 वोल्ट। अब मैं ये दोनों चीजें कैसे फिक्स कर सकता हूं? तो अगर कोई एक ऐसा केस हो जिसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाए, तो ये जो भी रेजिस्टेंस था यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। कैसे हो जाएगा? तो हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई हो जाएगा। सो इफ V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक है, एंड A इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो फिर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1, मतलब R की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट डिवाइस इज 1 एम्पियर, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज नोन एज 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है
कि रेजिस्टिविटी क्या है। अब ये जो रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक है ये रेजिस्टेंस से थोड़ा सा अलग है। रेजिस्टेंस एक डिवाइस कितना फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रेजिस्ट कितना करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी एक तरीके का कांस्टेंट होगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं और डिटेल में। मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर मैंने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है, जिसके कारण इस सर्किट से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब अगर मैं इस कंडक्टर को यहां से काटूंगा तो जो इसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो एक सर्कल शेप का दिखाई देगा। मान लीजिए इसका एरिया जो है वो है A और यहां से यहां तक की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है L। तो अब मेरे पास क्या क्या है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर L है, एरिया ऑफ कंडक्टर A, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर A है, जितना मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया दैट इज V, और जितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो है I। ठीक है, तो अब व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि ये जो मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मान लीजिए इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा R। तो ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब आप जितना लंबा कंडक्टर लोगे उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना आप छोटा कंडक्टर लोगे, लेंथ जितनी कम होगी, रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। हमारी सेकेंड कंडीशन बोलती है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब आप जितना मोटा कंडक्टर लोगे उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना पतला कंडक्टर लोगे, जितना एरिया कम होगा, उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मिला दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट है रो। ये रो S के जैसा दिखता है, ठीक है, इस तरीके का ग्रीक अल्फाबेट है रो। तो रो L बाई A हो जाएगा, और ये जो रो है इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए मेरे पास कॉपर वायर्स हैं और रूम टेम्परेचर पे अब मेरे पास कॉपर वायर्स हैं, तो मैं उसका कितना भी रेजिस्टेंस का ओम बनाऊं, मतलब ओम का रेजिस्टेंस बनाऊं, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स होगी। ठीक है, चलिए निकाल करके देखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। अगर रेजिस्टिविटी की मुझे एसआई यूनिट निकालनी हो तो वो क्या होगी। तो हम जानते हैं R इज इक्वल्स टू रो L बाई A है। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू R A बाई L। A को इधर भेज दिया, L को नीचे भेज दिया। अब अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो R की यूनिट थी ओम, एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट हो जाएगी मीटर। एक एक बार मीटर कट गया तो रो की यूनिट क्या बची, रो की यूनिट बची ओम मीटर। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि जब एक से अधिक रेजिस्टेंस को हम एक साथ लगाएंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब उन सारे रेजिस्टेंस को हटा करके अगर उसके बदले एक रेजिस्टेंस लगाना होता तो वो कितने का वैल्यू का होता, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो कितना आएगा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगला हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बढ़ते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस R1 और ये है रेजिस्टेंस R2, और यहां पर मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहां से जो करंट निकल रहा है वो है I। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे ये समझना है कि देखिए यहां से जो करंट निकला वो इससे पास होते हुए फर्स्ट रेजिस्टर से करंट पास हुआ, फिर यही करंट आगे गया सेकंड रेजिस्टर से पास हुआ, और फिर ये वापस इस सर्किट में आ गया। ठीक, तो एक पूरे सर्कल में रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 दोनों ही कवर हो गया एक साथ। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को हटा करके इसके बदले में एक रेजिस्टेंस लगाना है जिसका नाम मैं रखूंगा RS। ठीक है, और इस एक रेजिस्टेंस को मैं उसी सेम पोटेंशियल डिफरेंस V से अप्लाई करूंगा जो कि मैंने पहले केस में किया था, और ये सेम करंट प्रोड्यूस करना चाहिए जितना करंट यहां प्रोड्यूस हुआ था। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए, करंट भी सेम चाहिए, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मुझे एक रेजिस्टेंस से चाहिए। तो उस एक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस हम कहेंगे। अब क्योंकि यहां पर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहां पर करंट
कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कांस्टेंट नहीं होगा, पहले इस चीज को समझते हैं। तो मान लीजिए ये था रेजिस्टेंस 1 और ये था रेजिस्टेंस 2, ठीक है, ये इस सेल से कनेक्टेड है। हम वापस आएंगे वो वाले सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी के लिए कुछ वायर्स को अलग कलर की बनाता हूं। मान लीजिए ये कलर येलो ले लेते हैं, इधर वाली वायर का कलर, और बीच वाले वायर का कलर हम रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है, वो डिवाइस है वोल्ट मीटर, ठीक है। इस वोल्ट मीटर का अगर मैं एक एंड इस वाइट वायर पे लगाऊं और एक एंड इस रेड वायर पे लगाऊं, ठीक है, तो मुझे इस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के दोनों साइड का पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा। वैसे ही अगर मेरे पास एक दूसरा वोल्ट मीटर है, उसका मैं एक एंड इस रेड वायर पे लगाऊं और एक एंड इस वाइट वायर पे लगाऊं, येलो वायर पे लगाऊं, तो मुझे सेकंड वाले रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैटरी के कारण आया था, वो उतना ही होगा जितना V1 और V2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। अब 2 की जगह अगर 3 रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, 3V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू V के बराबर आ जाती, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि करंट कांस्टेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वापस आते हैं इस सर्किट की तरफ। अब अगर अपन इस सर्किट में समझने की कोशिश करें तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है, ठीक। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ कैलकुलेट करूं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू I इंटू RS हो जाएगा। यहां पर V1 की वैल्यू I इंटू R1 के बराबर हो जाएगी और यहां पर V2 की वैल्यू I इंटू R2 के बराबर हो जाएगी, ठीक। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा है वो है I। तो यहां पर जो V1 की वैल्यू आएगी वो V1 की वैल्यू I इंटू R1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस R1 है और यहां से जो करंट पास हो रहा था वो था I, और यहां जो V2 की वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी I इंटू R2, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से I को कॉमन निकाल लूं और सॉल्व करूं तो I इंटू RS इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये देखो I और I कैंसल हो गया, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस थे सीरीज में, इसीलिए हम 2 को ऐड कर रहे हैं। अगर 3 होता तो हम तीनों को ऐड कर देते। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में कैलकुलेट करते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि करंट जो है वो इसमें कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक। यहां से अगर निकल करके एक पूरा राउंड कंप्लीट करें तो ये तीनों रेजिस्टर्स एक ही लूप में आ जा रहे हैं, इसलिए ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में हैं। हमें ये बताना है कि अगर मैं इन सारे को हटा करके और इसके बदले सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो वो रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का होगा। और सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर इसमें से जो करंट निकलेगा वो कितने एम्पियर का होगा, ये भी मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक। अब क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है तो R सीरीज क्या होता है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं बोल सकता हूं R सीरीज की वैल्यू अगर मैं लूं तो वो हो जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम, ठीक। तो R सीरीज की वैल्यू हो जाएगी 6 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मुझे यहां लगाना पड़ेगा वो हो जाएगा 6 ओम का। अब अगर मुझे करंट निकालना हो तो ओम्स लॉ लगाऊंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम का आया था, उसके अकॉर्डिंग जो करंट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट तरीके का कॉम्बिनेशन कैसा होता है और बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। जैसा कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि करंट जो है वो एक पर्टिकुलर लूप से पास हो रहा था और जो जो रेजिस्टेंस उसमें आ रहा था वो सब कुछ सीरीज में हो गया था, बट पैरेलल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पैरेलल में 2 या 3 अलग अलग रास्ते होंगे एक पर्टिकुलर जंक्शन से दूसरे पर्टिकुलर जंक्शन तक जाने के लिए। इस चीज को सर्किट डायग्राम से समझते हैं।
मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इनको दो टाइप के वायर्स से जोड़ता हूं। मान लीजिए ये फर्स्ट वाले एंड्स को मैंने येलो वायर से जोड़ दिया है, ठीक है, और जो इसके दूसरे साइड का वायर है, लेट अस अज्यूम मैं उसको रेड कलर से जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब हमें यहां पर यह समझना है दोस्तों कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक वोल्ट मीटर है V, जिसके दो टर्मिनल्स निकलेंगे, एक को मैं यहां जोड़ूं या यहां जोड़ूं, ठीक। अब आप सोचो, मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स पे जोड़ूंगा तो भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अगर मैं इसमें और इसमें जोड़ूंगा तो भी वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अगर यहाँ की जगह यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ूंगा तो भी यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और अगर इसको मैं एक सिंपल मैनर में ले जा करके इस जंक्शन से और इस जंक्शन तक जोड़ दूं तो भी सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली येलो वायर और रेड वायर के बीच का पोटेंशियल बता रहा होगा मुझे। तो पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होता है, लेकिन करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए यहां से आई करंट गया होगा, ठीक। अब इस जंक्शन तक तो आई करंट पहुंचा होगा, लेकिन यहां से उसको तीन रास्ते मिल गए। तो यहां पर I1 करंट जाएगा, यहां पर I2 करंट जाएगा और नीचे में I3 करंट जाएगा, और ये तीनों करंट इस सर्किट से होता हुआ, ठीक है, यहां पर I1, ये I2 और ये I3, ये तीनों वापस आकर के इस जंक्शन पर मिल जाएंगे और यहां पर वापस से I करंट जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। अब हमें करना क्या है कि इन सब को हटा करके इस तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस लगाना है, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, कीपिंग इन कांस्टेंट कि हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और सर्किट से सेम करंट पास होना चाहिए। मतलब जो ओवरऑल जो बैटरी से करंट विड्रॉ होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करके देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं पैरेलल में करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो अगर I का फॉर्मूला निकालेंगे तो V बाई R हो जाएगा। क्योंकि V हर जगह कांस्टेंट है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं V अपॉन R पैरेलल इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सब में से V कॉमन निकाल लेते हैं, तो V अपॉन RP इज इक्वल्स टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V और V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन RP की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरीके से अगर मेरे पास अलग अलग सेट ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स होंगे तो हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस चीज को एक बार एक न्यूमेरिकल से भी करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है जिसमें तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस जो है इसको हम ले लेते हैं R1, ये वाला R2, ये वाला R3, कुछ कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं, ठीक। मान लीजिए R1 की वैल्यू जो है वो है 6 ओम, R2 की वैल्यू है 18 ओम और R3 की वैल्यू है 3 ओम, ठीक। ये सर्किट है, मुझे इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इन सबको हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं। लेट अस अज्यूम कि उसकी वैल्यू कितनी होगी? RP होगी। तो अब हम कर कैसे सकते हैं दोस्तों इसको? 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 हो जाएगा, ठीक। So this implies that 1 upon RP is equals to 1 upon 6 plus 1 upon 18 plus 1 upon 3। अब 3, 6 और 18 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 18। अब 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स, ठीक, 18 के टेबल में 1 टाइम और यहां पर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गया 10/18। अब दोनों साइड ही रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? RP इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 10 मतलब 1.8 ओम। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब भी हम एक पर्टिकुलर डिवाइस से करंट को कंटिन्यूअसली पास करते हैं तो वो डिवाइस जो है वो गर्म होते जाता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट। इसका एक्सप्रेशन को डिराइव करके देखते हैं पहले कि हीटिंग इफेक्ट का या हीट का क्या डेरिवेशन होता है। तो हम पहले से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों फॉर्मूलेस को बल्ज करने वाले हैं और एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले से वर्क डन का फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा V इंटू क्यू, और यहां से अगर मैं Q का फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा I इंटू टी। टी को मैंने इस साइड भेज दिया है। यहां से Q की वैल्यू को अगर यहां सब्सटीट्यूट कर दें तो वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। मतलब वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा VIT। अब जितना काम करेगा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस उतनी ही तो वो हीट जनरेट करेगा ना, तो हीट का फॉर्मूला भी हो जाएगा VIT। तो हीट हो या एनर्जी हो या फिर वर्क हो, तीनों का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर VIT। अब अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगाता हूं तो हम जानते हैं ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू IR। अगर मैं यहां पर से V की वैल्यू उठा करके यहां रख दूं तो U या फिर H, ठीक है ये वाले में रख देते हैं, H इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई टी। मतलब H का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया हीट का सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला ये था, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। इसी में अगर मैं V इज इक्वल्स टू आई आर की जगह, ठीक है, I की वैल्यू अगर मैं V बाई आर सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो यहां पर H की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन R और ऊपर में इंटू टी। तो ये हो गया थर्ड फॉर्मूले। अगर मैं ये तीनों फॉर्मूले को एक साथ लिखूं तो H का जो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा वो आएगा VIT, दूसरा फॉर्मूला आएगा आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फॉर्मूला हीट का आएगा V स्क्वायर अपॉन R और न्यूमरेटर में T। ठीक, तो इसके साथ हमारे पास हीट के तीन फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इस हीट का हम क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, इस हीट को हम कहां पर यूज कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ डिवाइसेस। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में। अगर हम इलेक्ट्रिकल बल्ब को देखें तो एक इलेक्ट्रिकल बल्ब के बीच में एक टंगस्टन की फिलामेंट लगी हुई होती है। जब कंटिन्यूअसली करंट पास होता है तो वो फिलामेंट हीट होने लगती है, और वो फिलामेंट हीट होने के कारण लाइट एमिट करने लगती है। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ही इलेक्ट्रिकल बल्ब जल पाता है। सेकेंड, अगर हम रूम हीटर्स को देखें तो रूम हीटर जो है वहां पर क्या होता है कि एक कॉइल होती है जिसमें से लगातार हम करंट पास करते हैं, जिसके कारण वो कॉइल गर्म हो जाती है, और उसके ऊपर से जब वो हवा ब्लो करते हैं हम, तो वो क्या होता है कि हीटेड एयर वहां से ब्लो होती है और हीटर इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक आयंस देखें, प्रेस देखें जिससे हम कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस कंसेप्ट पे वर्क करता है कि जब हम कंटिन्यूअसली उससे करंट पास करते हैं तो उसके जो नीचे का बेस होता है, जो मेटालिक बेस होता है, वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, सेम कंसेप्ट पे इमल्शन हीटर्स, जो इमल्शन रॉड्स पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर्स जिसमें सैंडविच बनाए जाते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। एक और डिवाइस के बारे में समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो इस तरीके का एक डिवाइस होता है, ठीक है, यूजुअली स्विच बोर्ड्स में लगाया जाता है या फिर किसी किसी और डिवाइसेस में भी लगाते हैं, जिसमें से खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि एक सर्किट से एक्स्ट्रा करंट पास होने पर वो सर्किट ब्रेक हो जाए लेकिन वो सर्किट डैमेज ना हो, तो हम वहाँ पर फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ वर्क कैसे करता है? फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो अलाउ नहीं करता है एक्सेसिव करंट को, ठीक है। अगर एक्सेसिव करंट उससे पास होता है, ठीक है, अगर उससे एक्सेसिव करंट पास होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और एक रजिस्टर भी लगा हुआ है जो कि एक डिवाइस होगा, इससे कंटिन्यूअसली करंट पास हो रहा है। अब अगर बहुत ज़्यादा करंट पास होने के कारण बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, तो ये जो वायर है, ये बीच का वायर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही वायर ब्रेक हो जाएगा ये जो सर्किट है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से फ्यूज खुद को कॉम्प्रोमाइज करके पूरे सर्किट को बचाता है। ठीक है, तो व्हाट इज अ फ्यूज? अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ एक्सेसिव करंट टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सर्किट होगा यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एमसीक्यू आया था बोर्ड एग्जाम में कि फ्यूज का जो वायर है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होनी चाहिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होना चाहिए ताकि वो तुरंत मेल्ट हो सके। और हमेशा याद रखिएगा कि उसको सीरीज में अप्लाई करना है सर्किट के साथ, कभी भी फ्यूज को सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट,
जैसे कि ये बल्ब है, ठीक, ये बल्ब की फिलामेंट जो है, जैसे ही ये बल्ब की फिलामेंट गर्म होगी, ये लाइट एमिट करने लगेगी, ठीक। बट मुझे चाहिए क्या था, मुझे लाइट चाहिए थी, वहां पर हीट तो चाहिए नहीं थी। इसीलिए अगर आप देखोगे तो 100 वोल्ट वॉट की बल्ब जितना लाइट प्रोड्यूस करती है, आजकल 12-15 वॉट की एलईडी भी उतना ही लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हम बल्ब्स को क्या करते हैं, एलईडी से रिप्लेस करते जा रहे हैं। इसका रीजन सिर्फ ये है कि एलईडी हीट बहुत कम प्रोड्यूस करती है, जबकि बल्ब जो है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी का एक पार्ट जो है वो हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जा रहा था। तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं था। और एक पॉइंट देखें तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेशन स्टेशंस टू अवर होम। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर स्टेशन में। तो पावर स्टेशन से जब वो हमारे घर तक आती है तो रास्ते में वो बहुत लंबा डिस्टेंस वायर्स के थ्रू पास करती है। उसके कारण वायर्स लगातार हीट अप हो रहे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत मेजर पार्ट जो एक, ठीक है, वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, हीट के फॉर्म में। इसके कारण होता क्या है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी महंगी पड़ती है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे हम हीट को वहां पर डिसिपिएट होने से बचा सकें या फिर हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकें, तो हम इलेक्ट्रिकल कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक। कभी कभी हीट प्रोड्यूस जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ डिवाइसेस को वो डैमेज भी कर सकती है। जैसे कि अगर अपन ओवर हीट करते हैं, मोबाइल को अगर एक्स्ट्रा चार्ज करते रहोगे तो उसके कारण कई बार हीटिंग इफेक्ट के कारण जो है वो मोबाइल्स या लैपटॉप्स जैसे डिवाइसेस खराब भी हो जाते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये था कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हमने इसके फॉर्मूलेस को भी स्टडी कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, ठीक है। अब पावर को समझने से पहले ये समझते हैं कि क्या पावर और हीट एक अलग चीज है, ठीक। अगर आप हीट की जब बात कर रहे थे, ठीक है, तो याद रखना हीट का एसआई यूनिट जो है वो था जूल, ठीक। जबकि अगर आप पावर की बात कर रहे हो तो पावर का एसआई यूनिट जो है वो है वॉट, ठीक। ये वोल्ट नहीं है, ये वॉट है, ठीक है। अब यहां पर ये समझो कि पावर और एनर्जी अलग अलग चीज है। हीट एक टाइप की एनर्जी है और पावर ये बताता है कि जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो कितना जल्दी जल्दी लिबरेट हो रही है, ठीक है। मतलब रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हीट, या तो रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हीट निकाल लो, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल लो, या फिर रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी निकाल लो, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल लो। ये सारी चीजें आपको क्या देने वाली हैं, पावर देने वाली है। क्योंकि हीट, वर्क और एनर्जी का सेम फॉर्मूला था, इसीलिए आप रेट ऑफ चेंज ऑफ उन तीनों में से कोई भी ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक। अभी फिलहाल हम हीट लेके चलते हैं, तो रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। अब हम जानते थे कि हीट का 3 फॉर्मूला हमने देखा, वी आई टी, दूसरा हीट का फॉर्मूला देखा हमने आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा हीट का फॉर्मूला हमने क्या देखा, वी स्क्वायर अपॉन आर और ऊपर में टी। आपको पावर के लिए एच अपॉन टी करना है, ठीक है। क्या करना है, एच अपॉन टी करना है। तो अगर आप पावर के 3 फॉर्मूले बनाओगे तो पावर का पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर का पहला फॉर्मूला बनेगा वी आई, पावर का दूसरा फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर, और पावर का तीसरा फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये पावर के फॉर्मूले हो गए। पावर का एसआई यूनिट क्या हो गया, वॉट, और पावर एनर्जी किस रेट पे डिसिपिएट हो रही है उसे हम पावर बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं कि रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या होता है, ठीक है। तो आप अलग अलग, अगर आप मार्केट में जाएंगे और कोई भी आपको एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदना है तो आप उसकी रेटिंग स्टडी कर सकते हो। और उसकी रेटिंग आपको क्या बताती है, ठीक है, आपको बेसिकली रेटिंग ये बताएगा कि अगर आप उसको कितने वोल्टेज सप्लाई पे लगाओगे तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, मतलब वो कितनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, वो आपको बताने वाला है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। द वैल्यू ऑफ द पावर एंड द वोल्टेज टेकन टुगेदर, साथ में लेना है, ठीक है, दैट इज नोन एज द रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। फॉर एग्जांपल 60 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है, ध्यान से देखो, 60 वॉट 220 वोल्ट, मतलब
अगर आप इसको 220 वोल्ट के पावर सप्लाई, हमारे जो सबके घरों पे जो पावर सप्लाई आती है इंडिया में, वो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है। तो अगर आप 220 वोल्ट के पावर सप्लाई पे उसको यूज करोगे तो वो 20 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब अगर आप मान लो उस सेम डिवाइस को उठा करके यूएसए ले गए या किसी और कंट्री ले गए जहां पर 220 वोल्ट की जगह 230 या 240 वोल्ट का पावर सप्लाई आता है, तो फिर ये जो डिवाइस का पावर कंजम्पशन है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रिकल रेटिंग देखते हैं हम, तो वो ये बताता है कि इतने पर्टिकुलर वोल्टेज पे चलाएंगे तो इतना पावर आपको कंज्यूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो एक कमर्शियल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब देखो यहां पर एक ट्विस्ट है कि बोले भैया वॉट, वॉट किसकी यूनिट थी, पावर की, लेकिन किलोवाट आवर जो है ये पावर की यूनिट नहीं है, ये है किसकी यूनिट, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। इस चीज को समझते हैं कि किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट कैसे है। तो 1 किलोवाट आवर अगर अपने पास है तो 1 किलो का मतलब होता है क्या, 1000, तो ये हो गया 1000 वॉट। ठीक है, वॉट अगर अपन स्टडी करें तो अपन ने देखा पावर इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वॉट क्या हो गया, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, पावर की यूनिट वॉट, हीट की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो मैं 1 वॉट की जगह लिख सकता हूं 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, तो ये हो गया इंटू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और 1 घंटा मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इंटू 3600 सेकेंड, ये सेकेंड और सेकेंड कट गया तो बचा कितना, 1 इंटू 1000 इंटू 3600 जूल, मतलब 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो ये हो गया कितना, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट। मतलब घर पे मान लीजिए 70 यूनिट्स का बिजली बिल आ गया तो इतना इंटू 70 जूल के बराबर का एनर्जी हमने कंज्यूम किया है। ठीक है, तो इसको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके ऊपर भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पावर में टिक लगा करके आ जाते हैं, बट ये पावर की नहीं, ये किसकी यूनिट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक क्वेश्चन है छोटा सा यहाँ पर। क्वेश्चन बोलता है द रेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन इज 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा बोल रहा है कि रेट कितना है, रेट है ₹3 पर यूनिट। एक यूनिट बिजली का 3 रुपए लगता है। एक फैन है, वो फैन 80 वॉट कंज्यूम करता है। ठीक है, और उसको हम 10 घंटे चला रहे हैं एक दिन में। ठीक है, कितने चला रहे हैं, 10 आवर्स चला रहे हैं, और वो कितना कंज्यूम करता है, 80 वॉट का फैन है। 80 वॉट का फैन है मतलब एक घंटे अगर उस मतलब 1 घंटे चलाओगे तो 80 वॉट कंज्यूम कर लेगा वो। ठीक है, और हम उसको कितने घंटे चला रहे हैं, 10 घंटे चला रहे हैं। ठीक, और 1 महीने तक चला रहे हैं, जून के महीने में, मतलब 30 डेज चला रहे हैं। तो बताओ बिल कितने का आएगा। तो पहले तो ये बताओ कि कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया। तो अगर अपन एनर्जी निकालें तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10 इंटू 30। ठीक, कितना, इतना वॉट आवर्स हो जाएगा। वॉट आवर्स क्यों आएगा यहाँ पर, टोटल कितने घंटे चलाए, 10 घंटे इंटू 30 दिन, मतलब 10 इंटू 30 मतलब 300 आवर्स चलेगा टोटल। ठीक, और 300 आवर्स इंटू 80 वॉट मतलब कितना हो गया, 80 इंटू 300 वॉट आवर हो गया 24, और ये 30 वॉट आवर। यहां तक ठीक है। अब अगर मैं 30 को हटाऊं तो क्या मैं किलो वर्ड लगा सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 24 किलोवाट आवर। ठीक है, और बिजली बिल कितना थी, एक यूनिट बिजली बिल 3 रुपए की थी। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 24 यूनिट इंटू 3, 72 रुपीज का बिजली बिल आएगा अगर आप सिर्फ एक फैन चला रहे हो तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको आपके घर के अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेटिंग पता हो तो आप अप्रोक्सीमेटली बिल निकाल करके देख सकते हो कि आपके घर का बिजली बिल सही आता है कि नहीं आता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इस जुड़ने में जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।